पिछले वाले क्लास तक हम लोगों ने टोटल अपने एक्सरसाइज 7.2 के मात्र एक क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था, है ना। और हाँ, बेसिकली याद आ गया हमको पिछले वाले क्लास में, क्योंकि बीच में संडे था ना तो भूल गए थे। क्योंकि पिछले वाले क्लास में हम लोग सेक्शन फार्मूला क्या होता है ये हम लोग जान चुके थे, और मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है ये भी हम लोग जान चुके थे। और इससे रिलेटेड एक सवाल हमने बस आपको बना के दिखाया था कि आखिर सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो आज हम लोग अपने एक्सरसाइज 7.2 को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस करते हैं। 1 में तो कोई दिक्कत नहीं था, बड़ा आसान भी था बेसिकली 1 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए पहले ध्यान से। क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आपके बुक में है, आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। मतलब कि चलिए यहाँ पे ना सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है बाद में देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा आप यहाँ पे कुछ चीजें हैं पहले उसको देख लीजिए। सपोज कीजिए कि ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, इसका आप नाम ए दे दो और इसका नाम आप बी दे दो। इसको थोड़ा सा और बना लेते हैं क्योंकि इसमें वर्ड का इस्तेमाल हुआ है ट्राई सेक्शन, और ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट, ठीक है ना। तो इसको हमने ए माना और इसको हमने बी माना। ए का कुछ वैल्यू दिया गया है, पॉइंट का क्या है बताइए तो, 4, -1, और बी का -2, -3। हालांकि क्वेश्चन में ए और बी जिक्र नहीं किया है, बस ये वैल्यू दे दिया गया है। तो हमने अपने तरफ से इस सवाल को बेहतर तरीके से बना सके, समझ सके, इसके लिए हमने क्या किया, इस सवाल को बेसिकली एक लाइन में हमने ड्रॉ किया। एक पॉइंट को हमने ए माना और एक को हमने बी माना। और इसमें कहा गया है ना, एक वर्ड है ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब है इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि एक हिस्सा, चलो मान लेते हैं हम, एक यहाँ है और ये एक हमारा यहाँ है। तो आप एज्यूम कर लीजिए कि जितना ये होगा उतना ही ये और ये उतना ही ये। तो 3 इक्वल पार्ट है। इसको आप कुछ नाम दे सकते हैं। सपोज आप इसको नाम दे दो P और इसको आप नाम दे दो सपोज Q, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको किसका कोऑर्डिनेट निकालना है, हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालना है इन दोनों का, ठीक है। देखिए सवाल वगैरह फिर से पढ़िए आप। कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब हो गया उन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप निकालिए जो दोनों पॉइंट क्या कर दे रहा है, इस लाइन सेगमेंट को ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर दे रहा है, मतलब कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट और एक पॉइंट। ये दोनों पॉइंट मिलके क्या कर दे रहा है, इस पूरे लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब तो हमको यहाँ पे निकालना है कोऑर्डिनेट P का और Q का। तो यहाँ पे ना इस सवाल को बनाने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। देखिए आप कुछ देर के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे बताइए कि हमारा यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट आपको दिख रहे हैं, 1 2 3। यदि मैं कुछ देर के लिए ये पॉइंट Q छुपा दूं तो कितने पॉइंट आपको दिख गए, केवल 2, केवल मतलब 2 ही पॉइंट, एक ये वाला हिस्सा और ये हमारा P से B तक का हिस्सा। तो हमारा टोटल 3 हिस्सा है। यदि हम केवल इसको छुपा दें तो हमारा 2 हिस्सा बन जाता है, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। तो बताइए यदि हम इसको छुपा दें तो पॉइंट P हमारा AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। बोलिए क्यों, क्योंकि एक हिस्सा हमारा इधर बचता है और 2 हिस्सा हमारा इधर बचता है। इट मीन्स P हमारा डिवाइड कर रहा है इस पूरे लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में। क्योंकि इसमें ना कुछ करना नहीं होता, इसमें बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। यदि मैं इस पॉइंट को ढक दूं, चलो कुछ देर के लिए ना आप इसको भूल जाओ, अब आप इसको भूल जाओ, लेकिन हाँ आप यहाँ पे मानो कि एक पॉइंट है। तो कितने इक्वल पॉइंट, 3 इक्वल पॉइंट, 1 2 3। तो अभी फिलहाल हमारा यहाँ पे एक हिस्सा है और यहाँ पे हमारा 2 हिस्सा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट P जो है AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अब हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे पहले पॉइंट, चलो इसका आपको आप कुछ नाम में दे दो। जैसे पॉइंट P का आप क्या नाम दोगे, चलो X, Y दे दो, और इसका भी आप कुछ नाम रख दो। चलो इसका भी आप कुछ नाम रख दो, जैसे Q रख दो, और इसका आप नाम दे दो X1, Y1 रख दो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहले पॉइंट P को आपने क्या नाम दिया, X, Y दिया आपने इसका नाम। पॉइंट P
डिवाइड्स द ट्राई सेक्शन का मतलब समझ में आया आप क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट। तो पॉइंट पी यहां पे लिखना भूल गए। पॉइंट पी का मतलब x, y। पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी किस रेशियो में करता है? इन द रेशियो 1:2। 1:2 का मतलब हो गया इधर हमारा एक हिस्सा, इधर हमारा 2 हिस्सा। चलिए अब दोबारा बताइए आप, अब हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट पी को ढक दे रहे हैं। तो बताइए, जब पॉइंट पी को ढक दे रहे हैं तो पॉइंट क्यू ए बी लाइन सेगमेंट को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है? 2 हिस्सों में। तो अब इसका रेशियो बताइए। 2:1, बिल्कुल सही, क्योंकि इधर हमारा 2 हिस्सा है और इधर हमारा 1 हिस्सा है। तो यहां पे अब हम लोग लिखेंगे पॉइंट क्यू को आपने क्या माना है? x1, y1। तो पॉइंट क्यू डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:1। 2:1 के रेशियो में ये डिवाइड करता है। चलिए अब हमको बेसिकली यहाँ पे करना क्या है ना, इसको लेकर यानी कि पॉइंट पी का हमको बेसिकली कोऑर्डिनेट निकालना है। नाउ अब यहाँ पे आप आगे आइए, अब तो बड़ा सिंपल है। देखिए COORDINATES कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी को यदि हम निकालने जाएंगे तो क्या होता है? चलिए अब जरा आप फॉर्मूला बता दीजिए हमको, सेक्शन फॉर्मूला। यदि हम कोऑर्डिनेट पी का निकालने जा रहे हैं, इसका मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो इसका हमारा होता है x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। उसके बाद y इज इक्वल्स टू my2 1 प्लस m प्लस n। तो ये हमारा होता है। चलिए इसका वैल्यू निकाला जाए। x इज इक्वल्स टू m का मतलब यहाँ पे क्या है? अब हम बात कर रहे हैं अभी किसके लिए? पॉइंट p के लिए। तो पॉइंट p के लिए हमारा m का मतलब यहाँ पे क्या? 1। मतलब कि किस रेशियो में काटता था? याद कीजिए, m:n के रेशियो में, m:n। इट मीन्स हमारा यहाँ पे m का वैल्यू इसको देख के हमारा कितना? 1 इंटू x2 का वैल्यू कितना है? अब आप किसको देखोगे? x2, 2 पॉइंट को, जो पहले से दिया हुआ था, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट हमारा ये। तो x2 हमारा कितना? -2 प्लस n का मतलब कितना? 2 इंटू x1 का मतलब कितना? 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इट मीन्स 1 प्लस 2। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ठीक है। आगे y का अब हमारा m का मतलब फिर से दोबारा वही 1 इंटू y2 का मतलब कितना? -3 प्लस n का मतलब 2 इंटू y1 का मतलब कितना? -1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इट मीन्स 1 प्लस 2। आगे बढ़ा जाए। x इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 4 2 जा 8 बाई 3 कॉमा y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 और -2 बाई 3। इसको और सॉल्व कर लिया जाए। x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6/3 कॉमा y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाँ, -5/3। इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 3 2 जा 6, यानी कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -5/3। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा नीचे जगह नहीं है तो अब यहाँ पे आप लिख देंगे हैंड्स रिक्वायर्ड पॉइंट P। रिक्वायर्ड पॉइंट P हमारा कितना हो गया? x का वैल्यू कितना? 2 कॉमा y का वैल्यू कितना? -5/3। बस हो गया, यही था हमारा आंसर। तो अभी फिलहाल आपने काम केवल पॉइंट P के लिए किया है। अब हम लोग काम करने जा रहे हैं पॉइंट Q के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगेन दोबारा हम लोग काम करने जा रहे हैं। अब हम लोग काम करेंगे Q के लिए। तो Q जो है हमारा लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब लिखेंगे आप कोऑर्डिनेट्स
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू के लिए अब हम लोग काम करने जा रहे हैं, तो इसका भी हमारा सेम होगा। अच्छा, यहाँ पे अब आप लिखेंगे क्या, x1। क्यों ये x1 लिख रहे हैं, क्योंकि आपने इसको क्या माना था, x1, इसको y1, तो x1 लिख देंगे, लेकिन फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। x1 इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, कॉमा y1 इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। बस अब आप इसमें वैल्यू पुट करते जाइए, वैल्यू आप इसमें पुट करते जाइए। m का वैल्यू मतलब कितना, 2, क्योंकि 2:1 के रेशो में काटता है, तो 2 इंटू x2, x2 का मतलब कितना, -2, प्लस n का मतलब कितना, 1, इंटू x1 का मतलब कितना, 4, डिवाइडेड बाई m प्लस n, इट मीन्स 2 प्लस 1, कॉमा y1। अब यहाँ पे m का वैल्यू फिर से 2 इंटू y2 का मतलब कितना, -3, प्लस n का मतलब 1 इंटू y1 का मतलब हमारा -1, डिवाइडेड बाई m प्लस n, इट मीन्स 2 प्लस 1। आगे बढ़ जाते हैं, x1 इज इक्वल, इसको सॉल्व कीजिए, -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, y1 इज इक्वल टू -4 और +4 बिल्कुल सही है, -6 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2 1 3। इसको आप आगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा 0/3 आ जाएगा, कॉमा y इज इक्वल टू -7/3 आएगा। इसको आप और सॉल्व कीजिए, 0/3 का मतलब क्या है, 0, तो x1 इक्वल्स टू 0, कॉमा y इज इक्वल्स टू -7/3। तो ये हमारा हो गया पॉइंट, हैंस लास्ट लिख देंगे आप, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट क्यू का हमारा क्या निकला, 0, x का और y का वैल्यू -7/3, यही हो गया आपका आंसर। ओके, तो कोई दिक्कत। अब कई बार क्या सवाल में आएगा ना, ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट, अब कई बार क्या सवाल में आएगा, 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब फिर से वही करना है आपको, ढक ढक के पता करना है कि किस रेशियो में कौन सा पॉइंट किसको काट रहा है, ठीक है ना, कितने रेशियो में काट रहा है, उसको भी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। वो वाला भी सवाल मेरा दिया हुआ है सवाल नंबर 9 में, सवाल नंबर 9 में आएंगे ना, तो वहां पे भी हम लोगों को इसी प्रकार से बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मिटा दे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अपने 3rd की ओर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3rd को ज्यादा आप डायग्राम में देखिए पहले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3rd बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि कम से कम आप उसको अपने बुक में देखें, लेकिन हाँ समझाएंगे पूरा इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3rd बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा सीबीएसई ना मतलब कभी कभी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी दे देता है मैथ में, इसी प्रकार का जो क्वेश्चन हमारा आपका 3rd है, सेम टू सेम तो नहीं देगा, लेकिन उस प्रकार का कई बार दिया गया है। जब हम लोग रिवीजन करेंगे ना, अपना रिवीजन का सीरीज जब चलाएंगे, तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन पिक्चर वाले को कैसे हैंडल करना है। बस क्वेश्चन नंबर 3rd को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7.12। मतलब कि आपके पास क्या है, चलिए थोड़ा सा रफ डायग्राम हम आपको यहाँ पे बना के दिखाते हैं, पूरा तो संभव नहीं है लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि बना दें। जैसे सपोज कीजिए कि हमारा ना यहाँ पे एक रेक्टेंगल के शेप का फील्ड है, इसको रेक्टेंगल का फील्ड आप समझिए, ठीक है। ABCD का है तो ABCD, A यहाँ पे है, B C और यहाँ पे D। चलिए हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा बना दिया जाए इसको। ओह सॉरी, एक टोटल कितने कॉलम है, 2
3 4 11 या 10? कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, 10 1 11। तो बी और ये ए बी सी डी हमारा बन गया। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कुछ नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे ये हमारा 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है देखने में। उसके बाद यहाँ पे भी हमारा उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आगे 14 15 16 17 सभी है। लेकिन अब यहाँ पे टोटल हमारा कितना आ गया? 100। ठीक है ना, मतलब कि आपका रेक्टेंगल के शेप का गार्डन है, स्कूल का फील्ड है आपका, जिसमें टोटल इस प्रकार के यहाँ तक 10 दिए गए हैं। और यदि आप इसमें ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो इसमें कितने फ्लावर पॉट कहे गए हैं? 100 फ्लावर पॉट कहे गए हैं। इसका मतलब कि ये जो आपका है इस वाला ये वाला एरिया, हर जगह पे हर एक नंबर पे कितने कितने फ्लावर रखे हुए हैं? एक एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है। मतलब कि एक नंबर पे भी एक फ्लावर पॉट, यहाँ भी, इस तरीके से टोटल कितने फ्लावर पॉट हो गए? 100 हो गए। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मतलब कि इधर आपका टोटल 100 है और इधर आपका टोटल कितना है? अभी फिलहाल 10 तक आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक लड़की है जो कि किस वाले कॉलम में है? फर्स्ट सेकंड वाले में है। वो अपने झंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। मतलब कि यहाँ पे चलो मान लेते हैं अपने एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कि यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, जो कि इधर की ओर आगे भाग रही है, अपने हाथ में इसका झंडा है। उसके बाद फिर एक और लड़की है 8th वाले में है, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे है, और ये भी इधर की ओर ही भाग रही है। अब तो समझने के लिए बहुत काफी है, अब हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि इसमें क्या कहा गया। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। एडी का मतलब कितना? यहां से लेकर यहां तक का बात कर रहा है ये एडी का मतलब। ठीक है ना, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक 100 फ्लावर है और हर एक फ्लावर में गैप कितने का है? 1-1 मीटर का है। ओके, तो यहां से यहां तक हमारा 100 फ्लावर पॉट है। इट मीन्स यहां से लेकर यहां तक का दूरी कितना हुआ? 100 मीटर हो गया, क्योंकि हर एक फ्लावर के बीच में 1-1 मीटर का दूरी है। तो 100 मीटर का निहारिका कितना दौड़ती है? 1/4 दौड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ऑन द सेकेंड लाइन, वो सेकेंड लाइन में दौड़ रही है 1/4 एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, वो उसके हाथ में ग्रीन फ्लैग है। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। अब प्रीत के पास एक लाल कलर का झंडा है और वो दौड़ रही है 8वें वाले कॉलम में, 8वें वाले लाइन में वो दौड़ रही है, और वो कितना दौड़ती है? 1/5 दौड़ती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए इतना पहले हम लोग कर लेते हैं, समझिए पहले ध्यान से इसमें क्या कहा गया है। इसका सॉल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको 2 चीज निकालना है। सबसे पहले आप हमको यहाँ पे बताइए कि यदि निहारिका का हम बात करें तो निहारिका इधर से उधर की ओर जा रही है, तो वो कितना दौड़ चुकी है? 1/4 से दौड़ चुकी है। तो किसका 1/4? 100 का। मतलब कि यहां से लेकर 100 है, तो इस 100 का 1/4 से दौड़ चुकी है। यहां से यहां वो आई है, तो मतलब 1/4 से दौड़ चुकी है। तो यदि हम लोग यहाँ पे बात करें निहारिका का, NIHARIKA, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ एडी। एडी का मतलब 100 पूरा। तो यदि वो 1/4 से दौड़ती है एडी का, इट मीन्स 1/4 इंटू 100 है ना। इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 25 आएगा, तो 25 आया। ठीक है, उसके बाद तो अब क्या हम लोग यहाँ पे निहारिका का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका
निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जरा देखिए तो। निहारिका का कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, पहले x उसके बाद y। तो निहारिका कौन से कॉलम में दौड़ रही है, पहला दूसरा, तो इसका x हमारा कितना जाना पड़ेगा, 2 जाना पड़ेगा x पे, और y पे वो कितना जा चुकी है बताइए, 25 जा चुकी है। तो यहाँ पे हमारा 25 हो गया। तो इस तरीके से हमको निहारिका का कोऑर्डिनेट निकल गया। मतलब कि निहारिका अभी फिलहाल उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, x पे 2 स्टेप जाइए और y पे आपको कितना स्टेप जाना है, 25 स्टेप जाना है। तो आपको पता चल जाएगा कि निहारिका अभी कहाँ पहुंच चुकी है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रीत के लिए। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ AD, 1/5 दौड़ती है ना, देख लीजिए एक बार, 1/5 ऑफ AD, इट मीन्स 1/5 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 दूने 10 यानी कि 20 इक्वल्स टू 20। उसके बाद यहाँ पे प्रीत का कोऑर्डिनेट कितना होगा बताइए, प्रीत का कोऑर्डिनेट कितना होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत कितना होगा, ये इसका हो जाएगा, x पे कितना है वो 8 पे है, और y पे हमारा निकल गया 20। तो ये इन दोनों का कोऑर्डिनेट निकल गया। और कोऑर्डिनेट हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आगे सवाल में जो पूछा गया ना उसमें इसका बहुत जरूरत है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कहा गया है। उसके बाद कहा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, मतलब कि ये अपना झंडा लेके जा रही है, ये अपना झंडा लेके जा रही है। तो इन दोनों के झंडे में बेसिकली कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में दूरी कितने का है। तो बहुत सारे बच्चे अब क्या बोलेंगे कि सर दूरी इन दोनों में कितना है, 1 2 3 4 5 क्या दूरी है। नहीं, ऐसे नहीं बताना है आपको। दूरी पूछा गया है ना, तो दूरी बेसिकली हम लोग किससे निकालते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो अब हमारे पास निहारिका का कोऑर्डिनेट ये है, प्रीत का कोऑर्डिनेट ये है, तो क्या इन दोनों का डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, अब इन दोनों का जो है ना डिस्टेंस पता करेंगे। मतलब कि ये अपना झंडा लेके जा रही है, ये अपना झंडा लेके जा रही है, रेस दौड़ रही है दोनों। तो इन दोनों के बीच में बताओ अभी फिलहाल दौड़ते वक्त क्या दूरी है। तो यहां से लेकर यहां तक का हमको बेसिकली दूरी पता करना है। चलिए हम लोग क्या मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को सपोज A मान लेते हैं और इस वाले पॉइंट को हम B मान लेते हैं। यानी कि निहारिका को हमने A मान लिया और प्रीत को हमने B मान लिया। तो डिस्टेंस पूछा गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB, क्या होता था याद आ गया या भूल गए सब कुछ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप क्या करो, पहला वाला पॉइंट मान लो निहारिका को और दूसरा वाला पॉइंट आप मान लो प्रीत को। तो इसके हिसाब से हमारा x2 कितना होना चाहिए, x2 हमारा कितना, नहीं x2 8 ना, 8 माइनस x1 कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना होना चाहिए 20 माइनस y1 कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए। इसका भी स्क्वायर करेंगे आप, आगे बढ़िए, इसको माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस उसके बाद फिर इसको आप माइनस करेंगे तो -5 आएगा, -5 का स्क्वायर 25, इसका हमारा हो जाएगा 6 5 11 के एक हाथ में 1 3 2 5 1 6 रूट अंडर 61। अच्छा बताइए अब क्या यहाँ पे रूट अंडर 61 हम यूनिट लिखेंगे क्या, नहीं यहाँ पे यूनिट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे कहा गया था इन सबके बीच में कितने का गैप है, 1 मीटर का गैप है। तो यहाँ पे हम लोगों को मीटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर पहले से ही यूनिट दिया गया था, तो हमको यहाँ पे मीटर लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि निहारिका से लेकर प्रीत तक का जो दूरी है अभी फिलहाल जो दौड़ रही है रेस में, वो हमारा रूट अंडर 61 मीटर है। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्या कहा गया था, देखो आगे कहा गया है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। अब रश्मि क्या चाहती है, रश्मि चाहती है कि इन दोनों के बीच में जो भी दूरी है ना, उन दूरी के बीच में बिल्कुल जाके हम क्या कर दे, ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट कर दे, मतलब कि वहां पे उसको गाड़ दे, मतलब उसको इस तरीके से वहां पे खड़ा कर दे। ठीक है, तो बताइए अब जरा ध्यान से, रश्मि चाहती है, अच्छा पहले तो हमने इन दोनों का दूरी निकाला, क्या दूरी है,
√161 मीटर। लेकिन रश्मि अब क्या चाहती है, रश्मि चाहती है कि इन दोनों के बीच में जो भी दूरी है उसके बिल्कुल बीचों बीच जाके हम एक ब्लू कलर का झंडा गाड़ दें। तो बिल्कुल बीचों बीच का मतलब हो गया इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट। बीचों बीच का मतलब क्या, मिड पॉइंट। तो मान लेते हैं कि हमारा जो मिड पॉइंट होगा इन दोनों का, तो 1 2 1 2 यहाँ पे होगा। सपोज कीजिए हमारा ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना। और मिड पॉइंट का चलो हम लोग नाम कुछ दे देते हैं जैसे P, और इसका हम लोग मान लेते हैं x1 x, y मान लेते हैं, सिंपल सा x, y हमने मान लिया कोऑर्डिनेट। तो अब हमसे कहा गया है इसमें कि रश्मि कहाँ पे जाके अपना ब्लू कलर का झंडा गाड़ेगी। तो बेसिकली यदि हम लोग इसके मिड पॉइंट को पता कर ले तो हमको मालूम चल जाएगा कि रश्मि को आखिर जाके ब्लू कलर का झंडा अपना कहाँ पे गाड़ना है, कहाँ पे उसको बेसिकली स्टक कर देना है। तो इसको हम लोग बेसिकली कौन से फॉर्मूला से बनाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हमारा बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट P x, y, point P is the midpoint of AB, यानी कि AB का हमारा P क्या है, वो मिड पॉइंट है। तो अब यदि इसका मिड पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या होगा, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। x इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, कॉमा y के लिए क्या होता है, बिल्कुल सही y1 प्लस y2 बाई 2। अब x का हमारा x1 कितना है, x1 मतलब हमने ये माना था, निहारिका का हमने माना था पहला पॉइंट, तो x1 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, प्लस x2 हमने फ्रीद का माना था कौन सा, ये 8 वाला, तो ये हमारा 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y इज इक्वल टू y1 कितना 25 और 20, तो 25 प्लस 20 बाई 2। अब इसके बाद थोड़ा सा आप लोग चलो एक स्टेप यहाँ पे हम लोग और कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 10 बाई 2, कॉमा y इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 45 बाई 2। इसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाइए, x इज इक्वल टू इसको आप काटेंगे तो आगे जाएगा हमारे पास 5 और y इज इक्वल टू 45 को 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना 22.5, हाँ 22.5, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अब हैंड्स रिक्वायर्ड पॉइंट P का क्या निकल गया हमारा 5,22.5। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ बताइए, इसका मतलब हुआ कि यदि रश्मि को इन दोनों के बीच में जाकर झंडा गाड़ना है तो उसको सबसे पहले 5 स्टेप चलना पड़ेगा x पे, 1 2 3 4 5 स्टेप यहाँ पे चलना पड़ेगा, और y पे उसको कितना मीटर जाना पड़ेगा 22.5 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके ये इन दोनों के बीच में झंडा को गाड़ पाएगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो आप नीचे में लिख भी सकते हो यदि आपका मन करे कि रश्मि हैज टू पोस्ट हर फ्लैग बिटवीन 5,22.5, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हालांकि उतना भी काफ़ी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझ में आ गई, सवाल क्या कहने का मकसद है सवाल का। इस प्रकार का सवाल आपके बोर्ड में भी आता है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 है एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1 6। हाँ, ये सवाल बड़ा मशहूर है, इस प्रकार का ना सवाल बहुत बार पूछा गया है। सॉल्यूशन 4 देखिए, मतलब कि इसमें ना आपसे कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला लगा के आपसे x और y नहीं पूछेगा, बेसिकली इसमें पूछेगा कि बताओ किस रेशियो में डिवाइड किया है। यहाँ पे आपको रेशियो ही पूछ दे रहा है, तो सवाल थोड़ा सा हमारा बदल गया, लेकिन तरीका सेम रहेगा बनाने का। चलिए सवाल तो पहले हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से डिजाइन कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एक
लाइन सेगमेंट है, इसका हम अपने से नाम ए दे देते हैं और इसका नाम हम अपने से बी दे देते हैं। चलिए बताइए क्या क्या दिया गया है। ए के लिए हमारे पास है -3 और 10, बताइएगा थोड़ा। -3 और 10 है, और ये हमारा 6 और -8। अब इसमें कहा जा रहा है कि देखो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, हालांकि जिक्र यहाँ पे लाइन सेगमेंट का नहीं हुआ, हम अपने मन से यहाँ पे डिजाइन कर लिया है। तो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। इन दोनों को एक लाइन से हमने ज्वाइन कर दिया। इस लाइन को जो हमने ज्वाइन किया है ना, इसको कोई तीसरा वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है, और वो तीसरा पॉइंट हमारा कौन है? -1 और 6 है, -1 और 6 है। तो मान लेते हैं कि हमारा कोई तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, इसका नाम हमने P दे दिया। -1 और 6 इसका कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे अब आपको ये बताना है, अच्छा किसमें कहा गया था, इसमें फाइंड द रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना इतना डिवाइडेड बाय इतना। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे सवाल का मकसद ये है कि ए और बी हमारा लाइन सेगमेंट है, इसका कोऑर्डिनेट ये और इसका कोऑर्डिनेट ये। इस लाइन सेगमेंट को हमारा कोई तीसरा पॉइंट है P, जो कि कुछ रेशियो में काट रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो आपको बताना है कि एक्चुअली में वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन बड़ा शानदार बनेगा। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लेट कर लेना है, मान लेना है कि लेट द पॉइंट P divides the line segment AB in the ratio K:1। मतलब कि आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या मानना है, ये मानना है कि मान लीजिए कि हमारा ये जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? K:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। आपको यहाँ पे एज्यूम कर लेना है, मान लेना है, ठीक है ना। अब जब चूंकि आपने इसको K:1 के रेशियो में मान लिया, तो ये हमारा क्या होता था, M:n के रेशियो में हम लोग करते थे। इट मीन्स यहाँ पे हमारा वैल्यू है K और यहाँ पे हमारा वैल्यू है 1। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो हम लोग फॉर्मूला में इस्तेमाल करते हैं M, तो M का वैल्यू यहाँ पे क्या है, हमारा K है, और N का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है ना। मतलब कि फॉर्मूला में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n करते हैं ना। तो यहाँ पे m का मतलब K और n का मतलब 1 हमने पहले ही कर लिया, एज्यूम कर लिया कि हाँ भाई K:1 के रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि आपको मालूम है कि इसी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलो, तो अब यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ ऐसे लिखेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P -1 और 6। इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते थे, x का वैल्यू लिखते थे, x = mx2, और यही बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा, mx2 nx1 डिवाइडेड बाई m + n। उसके बाद y = my2 + ny1 बाई m + n। ये तो हम लोग करते थे। बेसिकली ये जो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे वो किस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए करते थे, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए, इसी को ना। तो अब यहाँ पे आप बताइए कि क्या पहले से ही इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, दे दिया गया है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 पहले से ही हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे सवाल ना बड़ा उटपटांग है, घुमाएगा आपको। इसमें कहा जा रहा था कि बेसिकली देखो, अच्छा बताइए सबसे पहले हमको एक बात, सेक्शन फॉर्मूला हम लोग क्यों इस्तेमाल करते थे, ताकि हमारा जो एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो हमारा पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यही हम लोग पता करने के लिए करते थे। बेसिकली इसी को पता करने के लिए करते थे हम लोग, इसके कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए। तो जब हम इस कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन इसका वैल्यू तो पहले से यहाँ पे दिया हुआ है, x का मतलब 1 और y का मतलब -6। तो यहाँ पे हम लोग x की जगह पे -1 लिख देंगे, और जो फॉर्मूला है उसके ऊपर वैल्यू तो पुट करना ही है। तो अब बताइए यहाँ पे
m का मतलब कितना लिखेंगे हम लोग, कितने में रेशियो में काटता है वो, k/1 के रेशियो में, मतलब कि m का मतलब क्या लिखेंगे आप, k लिखेंगे, k इंटू x2 का मतलब 6 प्लस n का मतलब 1 इंटू x1 का मतलब -3। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है इसमें? चल आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद m प्लस n का मतलब, वेरी गुड, k+1 उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अच्छा y के जगह पे क्या लिखेंगे बताइए, क्योंकि पहले से इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, 6 लिख देंगे, और m का मतलब k इंटू y2 का मतलब -8 प्लस n का मतलब 1 इंटू y1 का मतलब 10 डिवाइडेड बाई k+1। ओके, आगे बढ़ा जाए। -1 इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6k आएगा और -3 आएगा डिवाइडेड बाई k+1 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा 6 इक्वल्स टू -8k प्लस 10 इक्वल्स टू k+1। अब यहाँ पे सवाल है कि सर क्या दोनों को सॉल्व करना जरूरी है? नहीं, हमको ना इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो k का ही वैल्यू निकलेगा, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू ही निकलेगा। तो आप इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करके k का वैल्यू निकाल दो। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं पहले वाले को, इसको अब यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, इसके आगे इसको कंटिन्यू नहीं करना है यहाँ पे। अच्छा सवाल है कि सर क्या इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे तो क्या टीचर काट लेंगे नंबर? नहीं, टीचर को भी मालूम है कि दोनों से k का ही वैल्यू निकलना है हमारा, तो इसीलिए आप इसको छोड़ दो यहाँ पे, इसको लेके आप आगे बढ़ो, इससे नंबर नहीं कटता। यहाँ पे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे तो इसको आप क्या करोगे, आप सिंपली बताओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिख रहा होगा आपको, तो -1 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से k+1 को इक्वल्स टू 6k -3 हमारा रह जाएगा। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने आएगा -k-1 इक्वल्स टू 6k -3, यही आएगा। इसके बाद अब यहाँ पे आप थोड़ा सा आ जाइए, इसको आप सॉल्व कर लो। चलो k हमारा यहाँ पे ना, इसको आप इधर ही रहने दो, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -k, ये 6 के हमारा प्लस में इधर आएगा तो -6k इक्वल्स टू -3, और ये हमारा -1 था, इधर आएगा तो +1। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा -7k और ये हमारा -2, और आप सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू कितना आएगा, -2/-7। तो यहाँ से हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे अब आइए आप, तो आपके सामने k का वैल्यू आया 2/7, है ना। आपने रेशियो क्या माना था, आप जरा देखो तो, k/1 माना था। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे k को आपने कितना निकाला, 2/7 निकाला, और आपने k/1 माना था। चलो आप इसको ना इसे लिख दो, एक स्टेप यहाँ पे छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपने बेसिकली माना था k/1, तो आपने k का वैल्यू कितना निकाला, 2/7 निकाला, h/1। तो क्या रेशियो ये होगा हमारा? नहीं। यहाँ पे अब क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 2 से नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2, और 1 को 7 से करेंगे तो फाइनल क्या आएगा आपके सामने, यहाँ पे आप कर लो आप। इसके बाद फाइनल आपके सामने आएगा 2:7, ठीक है ना। मतलब कि बेसिकली हमने क्या किया, 2 को यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप मान लो नीचे 1 है, क्या कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 को 1 से 2 रह गया, और 1 को 7 से 2:7। इसीलिए यहाँ पे हमेशा हर बार रेशियो को किस रूप में माना जाता है, k/1 के रेशियो में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ भाई वो k/1 के रेशियो में काट रहा है, और बाद में केवल हमको k का वैल्यू निकालना पड़ता है। k का वैल्यू हमने निकाल दिया 2/7, और हमने माना था k/1, तो k के नीचे हमने 2/7 लिखा, और h2 के सामने h2 का साइन, और 1 के नीचे हमने ये 1 नीचे आप मिटा दो। तो अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2:7 आएगा। बस ये हो गया आपका आंसर। इट मीन्स ये जो पॉइंट हमारा P है, इस पूरे लाइन सेगमेंट AB को 2:7 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B is divided by the x axis. Also find the coordinates of the point of
डिवीजन, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, मिटा दिए वाला। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन 5। सवाल को पढ़िए पहले, क्या है इसमें ध्यान से। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अच्छा, कौन डिवाइड कर रहा है? एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स सवाल हमारा यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो पहले ही बन गया है, देखिए ध्यान से। तो आप पहले ये सपोज कर लो कि ये जो हमारा लाइन हमने यहाँ पे खींचा एक ए और बी, यही हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है। आप पहले मान लो कि हमारा एक्स एक्सिस है, तो इसमें हमारा पॉइंट ए क्या दिया हुआ है, उसका वैल्यू बताइए तो 1 और -5, और बी का क्या दिया हुआ है? -4 और 5। और इसमें ना हमारा एक बेसिकली लाइन है इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ही आप इसको मान लो, और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट मान लो चलो P। और याद कीजिए, यदि हमारा कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहता है तो उसका क्या कोऑर्डिनेट होता है? x, 0, x, 0। तो बेसिकली हमने यहाँ पे आपको कहा कि आप ए बी को ही क्या मान लो, एक लाइन सेगमेंट मान लो जो कि हमारा एक्स एक्सिस है, बेसिकली आप वही मान लो। और उसी लाइन सेगमेंट पे एक्स एक्सिस पे बेसिकली पहला वाला हमारा पॉइंट ये है और हमारा दूसरा वाला ये है, और इसके बीच में हमारा एक दूसरा लाइन सेगमेंट आप एज्यूम कर लो। चलो लाइन सेगमेंट छोड़ा, आप पॉइंट मान लो एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का आपको वैल्यू मालूम है कितना होता है? x, 0 होता है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे ये पता करना है सबसे पहले कि ये जो हमारा पॉइंट P है इस ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग वो पता करेंगे। तो सॉल्यूशन हमने क्या बताया था आपको कि किस रेशियो में मान लो कर रहा है? K/2 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पहले ये मान लो। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे लेट द पॉइंट P, लेट द पॉइंट P मतलब x, 0। लेट द पॉइंट P यानी कि x, 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो K/1, यानी कि K/1 के रेशियो में वो डिवाइड करता है, ये हमने मान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि वो यदि हमारा K/1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो यदि वो K/1 के रेशियो में डिवाइड करता है तो इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू और y, ये 0 का वैल्यू निकालना, हालांकि 0 तो पहले से है ही, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए वो क्या लगाना पड़ेगा? सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए पता करते हैं थोड़ा सा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, चलिए देखा जाए। तो हमारा होता है x = mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा y = my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा गौर से, x हमारा निकालना था, x यहाँ हमारा पहले से ही है। तो m का मतलब यहाँ पे कितना है? ये हमारा K/1 का मतलब क्या है? m/n। तो m का मतलब यहाँ पे हमारा है K × x2 का मतलब -4,
प्लस n का मतलब 1 इंटू x1 का मतलब 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अच्छा अब यहाँ पे एक बात बताइए आप, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है पहले से, इसमें दिया हुआ है 0, तो 0 लिख देंगे इक्वल्स टू m का मतलब k इंटू y2 का मतलब 5 प्लस n का मतलब 1 इंटू y1 का मतलब -5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए और x इज इक्वल्स टू ये हमारा हो जाएगा -4k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 कॉमा y इज इक्वल्स टू, सॉरी y तो अब देना ही नहीं है, 0 है हमारे पास, 0 इक्वल्स टू 5k -5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना है, समझिए ध्यान से, सावधान क्या हो जाना है। अब यहाँ पे ना आप इसको यदि सॉल्व करने जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, यहाँ पे आप फंस जाएंगे। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको दो वेरिएबल दिख रहा है, एक x और एक हमारा k। तो एक वेरिएबल को आपको निकालना है, जबकि यहाँ पे हमको दो चीज दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाएगा। तो आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि इसमें केवल हमारा k दिख रहा है कि नहीं, तो केवल आप इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप छोड़ दो, इसको नेगलेक्ट कर दो। सवाल है कि सर क्या नंबर कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, आप इसको छोड़ दो। हमारा मकसद क्या है, k निकल जाए, तो k कहीं से निकल जाए, यहाँ से निकले या यहाँ से निकले, लेकिन इसको आप सॉल्व करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या है बताइए, 0 इक्वल्स टू 5k -5 बाई k प्लस 1। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमारा पूरा 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 0 इक्वल्स टू 5k -5। अब आप क्या करो, इस -5 को उधर लेके आ जाओ, 5 इक्वल्स टू 5k। अब 5 बाई 5 इक्वल्स टू k, इट मीन्स 1 इक्वल्स टू k। ये हमारा k का वैल्यू कितना आया, 1 आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप आ जाइए, k का वैल्यू 1 आया, तो आपने माना क्या था, k इज टू 1 माना था ना, k इज टू 1, तो k का वैल्यू आपने कितना निकाला, 1 निकाला, इज टू 1, इट मीन्स यही हो गया आपका आंसर। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अब मेरे माइंड में ना एक बात क्लिक कर रहा है। क्या क्लिक कर रहा है कि यदि ये पॉइंट P हमारा AB लाइन सेगमेंट को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स पॉइंट P हमारा कौन सा पॉइंट हुआ, थोड़ा सोचिए। 1:1 मतलब कि पॉइंट P हमारा 1:1 के रेशियो में इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जितना इधर हिस्सा उतना इधर हिस्सा हमारा, इट मीन्स हमारा पॉइंट P कौन सा हिस्सा हुआ, सॉरी कौन सा पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट। क्योंकि 1:1 के रेशियो में डिवाइड करने का मतलब है जितना इधर होना उतना इधर होना, इट मीन्स पॉइंट P हमारा क्या था, एक मिड पॉइंट निकल गया। अब चूंकि हमको इसमें रेशियो भी निकालना था, रेशियो हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंड पॉइंट P hence point P divides the line segment, hence point P divides the line segment AB in the ratio 1:1 के रेशियो में काट रहा है। तो सो पॉइंट P इज अ मिड पॉइंट। क्या निकल गया, ये हमारा एक मिड पॉइंट निकला, क्योंकि 1:1 के रेशियो में काटने का मतलब है बराबर हिस्से में डिवाइड करना। तो पॉइंट P हमारा क्या निकल गया, एक मिड पॉइंट निकल गया। अब आगे कहा गया था कि इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो अब जरा एक बात बताइए हमको दोबारा, यदि पॉइंट P हमारा एक मिड पॉइंट निकला, तो इसमें तो हमको मात्र अब एक ही वैल्यू निकालना है ना, x का, क्योंकि इसका तो हमको 0 पहले से मालूम है, तो केवल हमको क्या निकालना है, x का निकालना है। तो x का निकालने के लिए, और ये हमारा पहली बात क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट में x कोऑर्डिनेट को निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाँ x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दो आप,
x1 प्लस x2 बाई 2, यही होता है ना। तो x इज इक्वल्स टू x1 हमारा कितना होगा बताइए, 1 प्लस x2 कितना होगा, -4 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 बाई 2 x, हाँ -3/2। तो हमारा ये अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, -3/2 कॉमा 0। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे हैंड्स ऐसे लिखो, हैंड्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट P। हैंड्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट P हो गया हमारा -3/2 कॉमा 0। अच्छा, 0 का हमने काम क्यों नहीं किया, क्योंकि 0 तो पहले से हमारा नंबर दिया हुआ है, तो बात खत्म। तो इस तरीके से हमारा रेशियो भी निकल गया और ये इस पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट भी निकल गया। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे हैंडल करना है मालूम चल गया। चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़िए, कल हम डिस्कस करेंगे, टाइम नहीं आज, यहाँ तक मेरे को दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो जो कुछ हमारा बच रहा है, और मेरे हिसाब से कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। कहीं पे कोई डाउट रहा होगा आप लोगों को बच्चे, तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले क्लास तक हम लोगों ने टोटल 5 सवाल किया था एक्सरसाइज 7.2 का। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 आज हम लोग करके इसको खत्म करते हैं चैप्टर को। देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए पहले ध्यान से, लिखने में जा रहे हैं, क्वेश्चन तो आपके पास है, बस वहाँ पे आपको पढ़ लीजिए। इफ 4 पॉइंट दिया गया है, आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। मतलब कि इसमें बात किया जा रहा है कि इसका एक पैरेललोग्राम का, और वर्टेक्स का मतलब होता है पॉइंट, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम पहले बनाइए तो आराम से आपको ये समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि मेरा ये एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम आप अपने मन से ए दे सकते हैं, इसका बी, सी और डी, ओके। और इसमें कहा गया कि 4 पॉइंट है और चारों पॉइंट को एक ऑर्डर में लेना है, मतलब कि पहला ए होगा, दूसरा बी, फिर सी और फिर ये डी हमारा एक लाइन से। तो पहला क्या है आप बताते चलिए। पहला है हमारा 1 और 2, उसके बाद फिर दूसरा क्या है, दूसरा वाला दूसरा 4 और वाई, तीसरा x और 6, चौथा 3 और 5। तो ये हमारा 4 पॉइंट हो गया एक पैरेललोग्राम का, एक ऑर्डर में भी है हमारा। इसमें आपको करना क्या है ना, x और y का वैल्यू निकालना है। आप देखिए, ध्यान से देखिए, आपका x यहाँ है और y यहाँ है, तो इन दोनों का वैल्यू हमको पता करना है क्या होगा। देखिए, इसको पता करने के लिए ना आपको यहाँ पे डायगोनल खींचना पड़ेगा। और याद कीजिए, यदि आपको याद है तो यहाँ पे हमारा पैरेललोग्राम में क्या होता है ना, पैरेललोग्राम जैसे देखिए, ए से लेकर सी का यदि हम डायगोनल खींच रहे हैं, और डी से लेकर बी बोलो या फिर बी डी बोलो, बात तो सेम है। तो यदि हमने यहाँ पे ये डायगोनल खींचा है, चलो इसका नाम हम लोग ओ दे देते हैं। तो ये जो डायगोनल हमारा है ना, पहले आप ध्यान से देखिए AC का, तो AC के लिए जो हमारा पॉइंट O है बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। उसी प्रकार से जो हमारा BD डायगोनल है, इसके लिए भी हमारा पॉइंट जो O है वो बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये पॉइंट O जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का, और किसका, BD का, दोनों का हमारा ये पॉइंट O क्या है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट है तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। तो बेसिकली हम लोग यदि हमारा AC का ये मिड पॉइंट है और BD का भी यदि ये मिड पॉइंट है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे MID, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ, चूंकि दोनों मिड पॉइंट है तो दोनों बराबर होंगे, तो मिड पॉइंट ऑफ BD। इसका मतलब हो गया कि ये हमारा पॉइंट O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। इट मीन्स, और दोनों एक ही जगह पे कट कर रहा है, तो दोनों के दोनों मिड पॉइंट क्या होंगे, आपस में
इक्वल हो जाएंगे, यानी कि AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट दोनों आपस में इक्वल है। अब यदि दोनों इक्वल है तो हमको यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं AC के लिए। AC के लिए आप बात करने जा रहे हैं तो मिड पॉइंट हमारा इसका क्या होगा, फॉर्मूला होता है हमारा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। तो इन दोनों का हम लोग पहले काम करने जा रहे हैं, तो इसको आप पहला पॉइंट मानिए और इसको आप दूसरा पॉइंट मानिए। पहला मिड पॉइंट ऑफ AC का हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाइए। AC का बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 आएगा, कॉमा या हाँ उसके बाद फिर हमारा क्या होता है y प्लस y2 बाई 2। ये बराबर होगा किसके, इस वाले मिड पॉइंट वाले के लिए, इसमें भी हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। अब बस आपको करना कुछ नहीं है, बस आप वैल्यू पुट करिए। आप वैल्यू पुट करिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके लिए, मतलब कि AC के लिए। और AC के लिए आप बात कर रहे हैं, आपके सामने 2 पॉइंट होना चाहिए, पहला ये और ये। तो इन दोनों को देखते हुए बताइए, x1 का मतलब 1, x2 का मतलब x बाई 2, कॉमा y1 का मतलब 2 प्लस y2 का मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2 बराबर है। अब इन दोनों के लिए आप इसको पहला मान लो और इसको दूसरा मान लो। तो x1 का मतलब 4 प्लस x2 का मतलब 3 बाई 2, कॉमा y1 का मतलब y2 का मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2। ये आपने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब मेरे हिसाब से ना पहले आपको यदि यहाँ पे दिख रहा है कुछ तो उसको आप सॉल्व कर लो पहले। तो 1 प्लस एक्स बाई 2, कॉमा ये हमारा 8 बाई 2 हो जाएगा, बराबर ये हमारा 7 बाई 2 होगा, कॉमा y प्लस 5 बाई 2 होगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुक जाना है। क्यों रुक जाना है, क्योंकि देखिए हमको निकालना है x और y का वैल्यू। तो यहाँ पे आप क्या करो, ये हमारा x का वैल्यू होता है, ये वाला x का होता है, ये y का होता है, ये x का होता है और ये y का होता है। तो आप x वाले को x के साथ मल्टीप्लाई करो और y वाले को y के साथ मल्टीप्लाई करो। कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों हमारा मिड पॉइंट बराबर है, और बराबर है तो ये x वाला x के बराबर होगा, y वाला y के बराबर होगा। अब यहाँ पे हमको ये कर देना है बस। तो थोड़ा सा इसको हम लोग अरेंज करके कैसे लिखेंगे, 1 प्लस एक्स बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, 7 बाई 2 के, कॉमा और इससे हमारा किसका वैल्यू निकलेगा, x का निकलेगा। ये हमारा होगा फिर आगे, हाँ 8 बाई 2 इक्वल्स टू वाई प्लस 5 बाई 2। अब यहाँ पे आपको एक ही चीज़ दिख रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इसको इससे करेंगे, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स से, बराबर 7 इंटू 2, कॉमा इसमें भी हम लोग कर लेंगे 8 इंटू 2 और 2 से करेंगे y प्लस 5 को। तो हमारे पास यहाँ पे 2 प्लस 2x बराबर 14, कॉमा 16 बराबर 2y प्लस 10, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा, चलिए इसको उधर भेज देते हैं। तो 2x इक्वल्स टू 14 माइनस 2, कॉमा चलिए इसको आप इधर लेके आ जाइए, 16 माइनस 10 कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे आइए, ये हमारा माइनस करेंगे तो 10 आएगा यहाँ पे। तो 2x इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू 10 बाई 2, x इज इक्वल्स टू 5, कॉमा अब इसका काम कर लेते हैं, इसको माइनस कीजिए आप, 6 इज इक्वल्स टू 2y, कॉमा 6 बाई 2 इक्वल्स टू y और 3 इक्वल्स टू y। तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे x y का वैल्यू निकल गया। बस इसमें आपको समझना क्या था, समझना यह था कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है बिल्कुल एक पॉइंट में मीट कर रहे हैं। तो AC का ये हमारा मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल हमने कर दिया, x को हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और y को हमने y के साथ। इस तरीके से हमारा x और y का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिख देंगे हैंस x इज इक्वल्स टू 5, कॉमा y इज इक्वल्स टू 3। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको लिखिए और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, पहले क्या लिखा गया इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर इज दिया गया पॉइंट एंड B इज, इसका भी पॉइंट दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा हम लोग हैंडल करते हैं। यहाँ पे आ जाइए, सॉल्यूशन नंबर हमारा 7।
और इसके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप पहले एक सर्किल को ड्रॉ कर लो, क्योंकि इसमें सर्किल का बात किया गया है। हालांकि एग्जैक्ट सर्किल हम कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बन तो नहीं पाएगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ सर्किल है। चलिए लगभग ठीक है, समझने के लिए इतना काफी है, या फिर ये भी ठीक नहीं है? चलो रहने दो, इतना काफी है, ठीक है। तो ये हमारा सर्किल है और सर्किल का ये हमारा सेंट्रल पॉइंट मान लीजिए, तो ये हमारा डायमीटर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर। ए बी हमारा डायमीटर है, तो ये हमारा ए और ये हमारा बी डायमीटर है, तो ये हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है, इसको हम लोग ओ मान लेते हैं, ठीक है। इसमें किसका किसका वैल्यू दिया गया पहले पढ़िए, स्टेटमेंट को मिल जाएगा आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, सेंटर का वैल्यू कितना दिया गया है 2, एंड बी का वैल्यू दिया गया है इसमें 1 और 4 दिया गया है, तो बी का हमारा हो गया 1, 4, ठीक है। अब हमको इसमें निकालना है वैल्यू इसका, ठीक है। चलिए इसको निकालने का तरीका बताते हैं। सबसे बढ़िया, यदि मेरा ए बी एक डायमीटर है तो ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, तो इसके हिसाब से हमारा जितना ए ओ होगा उतना ही हमारा बी ओ होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जितना ये है उतना ये है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा क्या ए बी का मिड पॉइंट है, कह सकते हैं बिल्कुल। तो मिड पॉइंट का ही हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा मिड पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं जरा बताइए, तो मिड पॉइंट में हम लोग मिड पॉइंट का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पहले से दे दिया गया है हमारा ओ का वैल्यू, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए को हम लोग मान लेते हैं क्या एक्स वाई मान लेते हैं। बस अब हम लोगों को यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं। इसको ना आप ये लोग यहाँ से लिखिए, आप ऐसे लिखेंगे ओ इज द मिड, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का ओ क्या है हमारा मिड पॉइंट है। यदि ये मिड पॉइंट है सो, यदि मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ, तो कोऑर्डिनेट हमारा पॉइंट का ओ का क्या होगा वो तो पहले से दिया गया है। बस यानी कि यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट पे मिड पॉइंट का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले से दिया गया है, तो हमारा ये वाला वैल्यू निकलेगा। कैसे निकलेगा चलो देखा जाए ध्यान से। मिड पॉइंट यदि हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है हमारा x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 होता है, और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2 होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट किसका निकाल रहे हैं o का निकाल रहे हैं, लेकिन o का तो x पहले से दिया गया है 2, तो x की जगह पे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, बराबर x1 का मतलब क्या हमारा सिंपली x, तो x प्लस x2 का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा। अच्छा y का वैल्यू भी हमारा दिया गया है कितना -3, y1 का मतलब कितना y प्लस y2 का मतलब 4/2। देखिए यहाँ पे ना हम लोगों को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ए बी हमारा एक डायमीटर है और वो हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के हम लोग मिड पॉइंट का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे लेकिन मिड पॉइंट तो पहले से दिया गया है, तो उसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, x का मतलब 2 और y का मतलब -3, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा x1 और y1 की जगह पे ये आएगा तो ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 से 2 को करेंगे तो 4 और ये हमारा x प्लस 1 कॉमा, इसको कर देंगे -6 इक्वल्स टू y प्लस 4, और सॉल्व किया जाए 4 - 1 इक्वल्स टू x, ये हमारा -6 -4 बराबर y इधर लेकर आ गए, ये हमारे पास 3 इक्वल्स टू x आ जाएगा, और y का वैल्यू कितना -10 इक्वल्स टू y। तो हैंस, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट ए कितना आ गया 3, -10 हो गया। बस इसी का हमको वैल्यू निकालना था ना,
तो x का 3 और y का -10, बस हो गया। इस तरीके से करना है। अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए 7, इसमें गलती हो गया है। कहाँ पे? कहाँ पे? ये 14 - 2 नीचे, सबसे नीचे इधर। 14 - 2 12 होगा ना, 10 लिख दिया है इधर। अच्छा यहाँ पे। हाँ अच्छा सॉरी 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा ये वाला 14 - 2 12। अच्छा सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा आप सुधार लीजिए यहाँ पे। तो ये हमारा 12/2, तो ये हमारा 6 हो गया। चलो बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सही है ना, x का बराबर 6 और y का बराबर 3। कोई बात नहीं, छोटा मोटा मिस्टेक चलता है, हो जाता है कभी कभी, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट। 7 के बाद अब आगे बढ़ जाया जाए तो 8 पे आ जाते हैं हम लोग। मिटा दें इसको। चलो, यदि कहीं पे छोटा मोटा मिस्टेक हो जाए तो उसको आप बताइएगा, और यदि नहीं बता पाए तो आप इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। 7 के बाद 8 पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8। सवाल को पढ़िए पहले, क्या कहा गया इसमें। इफ a एंड b आर, पॉइंट दिया गया इसमें -2 -2 एंड 2 -4 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट एंड p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। चलिए आप इसको ऐसे समझिए, 8 नंबर को सपोज कीजिए कि ये मेरा लाइन सेगमेंट है a और ये हमारा b। इसका कुछ वैल्यू दिया गया है -2 और -2, और b का क्या दिया गया है? b का दिया गया क्या बताइए? 2 और -4, ये वैल्यू दिया गया है। और इसी पॉइंट के ऊपर हमारा एक पॉइंट P पड़ रहा है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। चलिए इसको हम लोग x और y मान लेते हैं। मतलब ये हो गया कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका कुछ वैल्यू है, इसका भी कुछ वैल्यू है, और इसी के ऊपर हमारा एक पॉइंट P लाई करता है। इसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है x और y। तो अब जरा एक बात बताइए हमको, यदि आप इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे P का x और y, तो इसको निकालने के लिए आप लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में हमको m और n का वैल्यू चाहिए, मतलब कि किस रेशियो में काट रहा है। तो m और n का वैल्यू आपको यदि पता चल जाए तो आराम से आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका रेशियो निकालने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा हिंट आपके सवाल में दिया गया है। क्या हिंट दिया गया है? AP = 3/7 AB, यही हमारा सबसे बड़ा हिंट है। तो क्या है? AP = 3/7 AB है क्या? AP = 3/7 AB, ठीक, यही आपका सबसे बड़ा हिंट है। इससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के बाद हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा। यदि हम ये 7 डिवाइड में है, इधर भेज दे तो क्या बन जाएगा? 7AP = 3AB। 3 को हमने इधर रहने दिया, 7 को हमने उधर भेज दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे AP लिख रहे हैं, और ये AB हमारा भी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये 3 हमारा पहले से था, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 7 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं? बस मल्टीप्लाई और डिवीजन का सारा खेल है। अब यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से समझिए, AP आप रहने दीजिए ऊपर में, AB को आप ध्यान से देखिए। अब AB का मतलब ये पूरा, तो क्या AB को हम AP + PB लिख सकते हैं? मतलब कि AP को हमने ऊपर में AP था, AP रहने दिया हमने, इसमें हमने कुछ नहीं किया। AB हमारा नीचे में है, तो क्या AB के जगह पे हम लोग AP + PB लिख सकते हैं? क्योंकि इन दोनों को जोड़िएगा तभी आपको जाके पूरा AB मिलेगा। उसके बाद क्या है? 3/7 रहने दीजिए, 3/7। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7AP बराबर, इसको करेंगे तो 3AP + 3PB। अब आपको AP दिख रहा होगा, इसको इधर लेकर आ जाइए। 7AP - 3AP बराबर 3PB, इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा?
4AP इक्वल्स टू 3PB। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करते हैं। देखिए, आप AP को इधर रहने दो, ये हमारा PB मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा 3 है, ये हमारा मल्टीप्लाई में था, 4 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। चलिए, ये आपने कर दिया। आपने क्लास 7 में एक चैप्टर पढ़ा होगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। रेशियो एंड प्रपोर्शन में ये बताया जाता है कि यदि कोई चीज़ हमारा डिवाइड के फॉर्म में हो तो उसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यदि हमारा AP/PB है तो हम लोग यहाँ पे AP/PB लिख सकते हैं और इसको हम लोग 3:4 लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि AP का वैल्यू 3 है और PB का वैल्यू 4 है। तो इट मीन्स ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि M का वैल्यू 3 और N का वैल्यू 4। तो रेशियो तो हमारा निकल गया। अब चूंकि रेशियो निकल गया है तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना बड़ा आसान है। हमारा सेक्शन फॉर्मूला लगाइए। चलो, तो यहाँ पे आप लोग नीचे में, चलिए अब इसके बाद डायरेक्ट लगाइए। यहाँ पे डायरेक्ट अब आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा? एक x होगा। क्या होता है याद कीजिए, mx2 nx1 m प्लस n कॉमा y इज इक्वल्स टू my2 ny1 बाई m प्लस n। अब बस आप वैल्यू पुट कीजिए, आराम से बन जाएगा। x का वैल्यू हमको निकालने के लिए पहले चाहिए m का मतलब 3 इंटू x2 का मतलब 2 प्लस n का मतलब 4 इंटू x1 का मतलब -2 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इट मीन्स 3 प्लस 4। y इज इक्वल्स टू m का मतलब 3 इंटू y2 मतलब -4 प्लस n का मतलब 4 इंटू y1 का मतलब -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है, कर लीजिए। ये हमारा 3 2 6 आएगा, ये हमारा -8/7। y इज इक्वल्स टू -12 -8/7। आगे बढ़ा जाए, ये हमारे सामने -2/7 आएगा और y इज इक्वल्स टू -20/7 आएगा। अब इसको आप काट भी नहीं सकते हैं, तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट P -2/7 और -20/7। यही आपका आंसर है। तो इसको पता करने के लिए हमने सबसे पहले इसका रेशियो निकाला और रेशियो निकालने के लिए सबसे बड़ा हिंट आपको यहाँ पे दिया गया था। तो जब भी रेशियो वाला सवाल आ जाए इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। इसी तरीके से आपको बनाना पड़ता है। इतना तिगड़मबाजी क्यों करना पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है ताकि हमको AP और PB का वैल्यू मिल जाए बस। ठीक है, और एक बार रेशियो मिल गया तो आराम से आप इसको पुट कीजिए फॉर्मूला पे और निकाल दीजिए इसका वैल्यू। चलिए 8 हो गया। 9 नंबर पे आइए। 9 नंबर में कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये सवाल बड़ा मशहूर है। देखिए ध्यान से, इसको ना मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें इतने जगह में नहीं हो सकता। इसको मिटा दे पूरा। नाइन नंबर सवाल देखिए ध्यान से। 9 नंबर में हमारा एक लाइन सेगमेंट है AB। AB हमारा एक लाइन सेगमेंट है A और B। इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, बताइए A का कितना है? -4 और 2 -2 और 2 और B का क्या है? 2 और 8। ये हमारा A और B लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है। अब क्या किया जा रहा है ना, इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि पहला पॉइंट मेरा यहाँ है, दूसरा पॉइंट हमारा
नहीं, यहाँ पे मानेंगे तो चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं थोड़ा। पहला यहाँ पे मान लेते हैं, दूसरा यहाँ मान लेते हैं और तीसरा हम लोग यहाँ मान लेते हैं। इसका नाम चलो दे देते हैं पी क्यू आर। ये क्या है आप थोड़ा सा इसको समझिए आप गहराई से। मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो 3 पॉइंट है ना आपका, यही 3 पॉइंट 4 डिवाइड में कर रहा है ना, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इन्हीं 3 पॉइंट का आप क्या करके निकाल के दिखाओ हमको, कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाओ। तो इसका इसका और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकालने जा रहे हैं। चलिए अब एक बात बताइए हमको, क्या ये हमारा जो पॉइंट Q है वो ए बी का मिड पॉइंट है कि नहीं? मतलब कि एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा हमारे पास है, तो ए बी लाइन सेगमेंट का हमारा पॉइंट Q मिड पॉइंट है कि नहीं? बिल्कुल मिड पॉइंट है। यदि हम इसका मिड पॉइंट निकाल दे, यदि हम Q का वैल्यू निकाल दे, तो अब बताइए क्या A और Q के लिए हमारा P मिड पॉइंट है कि नहीं? बिल्कुल मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लगाइएगा मिड पॉइंट वाला, ठीक है। हालांकि इसको रेशियो के हिसाब से बनाया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए आप। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Q का वैल्यू निकालेंगे। Q का वैल्यू यदि निकल गया तो हम लोग A और Q का मिड पॉइंट, सॉरी पॉइंट मान के इसका हम लोग इसको मिड पॉइंट कर देंगे। उसी प्रकार से फिर इसको मिड पॉइंट मान लेंगे तो आसान से हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं Q के लिए। तो Q हमारा क्या है, मिड पॉइंट है किसका, A और B का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का हमारा Q क्या है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो हमारा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। देखिए तो हम लोग निकालने जा रहे हैं अभी Q के लिए, और Q हमारा मिड पॉइंट है किसका, A और B का। तो पहला पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B। तो x1 का वैल्यू क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, -2, x2 का 2 बाई 2, y इक्वल्स टू y1 का मतलब 2 प्लस y2 का मतलब 8 बाई 2। आगे बढ़िए, x इज इक्वल्स टू 0 बाई 2, y इक्वल्स टू 10 बाई 2। x इज इक्वल्स टू 0 0 हो जाएगा हमारा ये, और y इक्वल्स टू 5। यहाँ पे लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट Q क्या निकला, 0 और 5 निकला। मतलब कि ये जो हमारा है वो 0 और 5 आया। अब चूंकि हमारा Q का वैल्यू निकल चुका है, तो A और Q को आप एक लाइन सेगमेंट मान लीजिए। इन दोनों का हमारा ये पॉइंट P क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों मिड पॉइंट होगा, क्योंकि हमारा ये P Q R क्या कर रहा है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इस हिसाब से A और Q को लाइन सेगमेंट मानते हुए हमारा P क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। अब जब हमको ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो इसका क्या मिड पॉइंट नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए आगे यहाँ जाइए। तो यहाँ पे लिखेंगे आप P इज द मिड पॉइंट किसका, P किसका मिड पॉइंट होगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ A और Q, यानी कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो AQ का हमारा P मिड पॉइंट है, तो शो द कोऑर्डिनेट्स सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो P का हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। चलिए अब आप x का वैल्यू बताएंगे इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, क्योंकि हमारा यही पॉइंट है और ये हमारा मिड पॉइंट है। तो x1 का मतलब यहाँ पे हमारा कितना, -2 प्लस x1 का मतलब, सॉरी x2 का मतलब 0 बाई 2, y1 का मतलब कितना 2 प्लस y2 का मतलब 5 बाई 2। ओके, आगे बढ़ा जाए। x इज इक्वल्स टू ये हमारा -2 बाई 2, कॉमा y इक्वल्स टू 7 बाई 2। x इज इक्वल्स टू आप कट करेंगे इसको, -1 आएगा,
y इक्वल्स टू 7/2। तो ये हमारा वैल्यू होगा किसका, पॉइंट P का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट P -1, 7/2 हो गया। बस आपने Q का निकाला, P का निकाल लिया, अब हमारा बच रहा R का। तो बताइए R हमारा मिड पॉइंट किसका होगा, ये वाला R हमारा मिड पॉइंट किसका होगा, Q और B का होगा। तो इसका भी उसी तरीके से निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिख देते हैं R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। QB का वो मिड पॉइंट है। तो so the coordinates of R, तो R का हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला फिर से। तो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 कॉमा y इक्वल्स टू y प्लस y2/2। तो अब यहाँ पे आप x1 x2 का जो वैल्यू बताएंगे इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, तो पहला पॉइंट ये मान लीजिए, दूसरा पॉइंट ये मान लीजिए। तो x1 का मतलब कितना, 0, x2 का मतलब 2/2, y1 का वैल्यू मतलब 5 प्लस y2 का मतलब 8/2। इसको सॉल्व किया जाए, x इज इक्वल टू ये हमारा 2/2 होगा, y इक्वल टू 13/2 हो जाएगा। 8 2 10 3 13। इसको आप कट करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा और ये हमारा y का वैल्यू 13/2 आएगा। तो हमारा x y निकल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट R क्या निकला, 1 और 13/2। तो इस तरीके से हमारा PQR तीनों का कोऑर्डिनेट निकल गया। आपको कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इस प्रकार का ये वाला सवाल जो है ना, याद कीजिए हमने आपको सवाल बताया था ट्राई सेक्शन वाला। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट। तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, ढक ढक के रेशियो निकालते थे। यहां भी निकाला जा सकता है। कैसे, देखे ध्यान से। कुछ देर के लिए आप Q और R पॉइंट को भूल जाओ। तो बताइए एबी लाइन सेगमेंट को P कितने रेशियो में काट रहा है, 1:3। 1 हिस्सा इधर है, 1 2 3 हिस्सा इधर है, तो 1:3। उसके बाद आप R और P को भूल जाओ। तो Q हमारा AD को कितने रेशियो में काट रहा है, 2:2 के रेशियो में काट रहा है। उसके बाद फिर R हमारा कितने रेशियो में काटेगा, 3:1 के रेशियो में काटेगा। तो वो रेशियो वाला ना इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे। फिर सेक्शन फॉर्मूला से सवाल थोड़ा सा हमारा लेंदी बन जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ये वाला इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। चलो ये हमारा कंप्लीट। एक लास्ट बच रहा है हमारा इसमें 10 नंबर, उसको भी हम लोग सॉल्व करके आज क्लास को खत्म कर देते हैं। इसको बता दिया जाए। सवाल नंबर 10 पढ़िए। इसमें कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। अच्छा रोम्बस है इसमें, इफ इट्स वर्टिसेस आर, 4 इसमें वर्टिसेस यानी कि पॉइंट दिए गए हैं, टेकन इन ऑर्डर। इसमें भी ऑर्डर लेना है आपको। अच्छा इसमें आपको हिंट दे दिया है रोम्बस का एरिया का, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। बचपन में लोग इसको कैसे याद करते थे, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 ऐसे याद करते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। और चूंकि भाई रोम्बस है तो 2 ही डायगोनल होंगे, तो पहला D1 होता है और दूसरा D2 ऐसे याद करते थे हम लोग। चलिए वही का इस्तेमाल कर लेंगे हम। तो सबसे पहले आप एक डायगोनल को बनाइए, सॉरी रोम्बस बनाइए पहले। रोम्बस हमारा कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसका नाम A, B, C और D। तो ऑर्डर में लेना है, तो एक एक करके बताइए। सबसे पहला हमारा क्या है, पहला वाला 3 और 0 है। दूसरा क्या है, 4 और 5। तीसरा क्या है, -1 और 4। चौथा, ये हमारा ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। अब इसमें ना हमको रोम्बस के साइड से बिल्कुल मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब, इसके साइड से 4 साइड है, एक भी साइड से हमको मतलब नहीं है। क्यों,
क्योंकि रोम्बस के एरिया में फॉर्मूला में हमको डायगोनल से मतलब होता है, तो इसका क्या खींचना पड़ेगा, डायगोनल खींचना पड़ेगा। इसके साइड से वो कोई मतलब नहीं है, तो डायगोनल खींचो आप पहला, और ये हमारा दूसरा डायगोनल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला डायगोनल आपका AC है और दूसरा आपका BD है, तो इन दोनों का क्या निकालोगे बताओ। नहीं, मिड पॉइंट नहीं, डिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये डिस्टेंस वाला क्यों आ गया, आ सकता है क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं साइज पहले वाले में, तो यहाँ पे आ सकता है। तो बेसिकली यदि हमारा AC यानी कि पहला डायगोनल और BD यानी कि दूसरा डायगोनल निकल जाए, तो हमारा एरिया बड़ा सिंपल हो जाएगा निकालना, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, वैल्यू पुट कर देंगे बस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे AC और BD का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं, यहाँ से बनाते हैं, ऊपर में आप डायग्राम बना लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे AC के लिए, ठीक है ना, फॉर AC के लिए यदि हम लोग बात करेंगे तो बताइए, x1 का वैल्यू, x2 का, y1 और y2 का, इसको आप पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। तो x1 का वैल्यू 3, x2 का -1, y1 का इसका 4 हो गया। अब आप AC निकाल दो बस। रूट अंडर क्या होता था, याद है कि भूल गई? हाँ हाँ, पीछे का भूलना नहीं है, रिवाइज भी करते चलना है। x2 वैल्यू पुट करिए बस, तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर, ये हमारा होगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हमारा 16 + 16 रूट अंडर 32। इसको आप और सॉल्व कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा के। 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। इसका पेयर बन गया, इसका भी बन गया, इसका नहीं बना। 2 × 4 √2, 4√2 यूनिट्स। हमारा ये आ गया डिस्टेंस किसका, AC का। उसी तरीके से अब हम लोग BD के लिए कर लेते हैं, 4 BD को आप करेंगे तो इसमें हमारा x1, x2, y1 और y2 का वैल्यू क्या होगा, इसको आप पहला मान लो, इसका दूसरा मान लो। तो x1 का 4, x2 का -2, y1 का 5 और इसका -1। चलिए BD का निकालते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मतलब -2 माइनस x1 का 4 होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब -1 - 5 होल स्क्वायर। इसको आप करेंगे तो -6 का स्क्वायर आएगा प्लस ये सॉरी हाँ ये भी हमारा प्लस माइनस, तो ये भी हमारा -6 का होल स्क्वायर आएगा। ये हमारा 36 आएगा और ये भी हमारा 36 आएगा। छो दुने 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, 72। इसको भी थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। 72 को 2 से करेंगे तो, फिर 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। इनका पेयर बना, इनका पेयर बना, इनका नहीं बना। 3 2 6, 6√2, 6√2 यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा, यानी कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2 हमारा निकल चुका है। अब बस आप रोम्बस के एरिया पे इनको पुट कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए आप, हैंड्स एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो 1/2 इंटू पहला डायगोनल क्या आपका निकला था, पहला 4√2 निकला था, तो पहला 4√2 इंटू दूसरा आपने निकाला 6√2, 6√2। अच्छा आप जरा देखिए तो यहाँ पे ध्यान से, ये हमारा 2 से 4 कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो क्या बचा 2√2 इंटू 6√2। अब यहाँ पे देखिए आप 2 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 और √2 2 बार है, तो बाहर निकलेगा 1 होगा हमारा,
यानी कि 24। अच्छा अब यहाँ पे बताइए 24 आपने निकाल तो दिया, क्या यहाँ पे लिखा जाएगा? 24 के बाद क्या लिखेंगे? अब जो कि आपने एरिया निकाला है तो क्या लिखेंगे? एरिया किस में निकलता है पहले बताइए? स्क्वायर में निकलता है। तो क्या यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर कुछ है? नहीं है, तो केवल स्क्वायर यूनिट्स ये होता है इसका। ओके चलिए, इस तरीके से हमारा 10 नंबर भी कंप्लीट। इसको आप कॉपी कर लीजिए जल्दी से। इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारा 10 नंबर था, लिखना भूल गए थे, लिख लीजिएगा। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। एक्सरसाइज पुराने वाले बुक जिसके पास है एनसीईआरटी का 7.3 आपके सिलेबस में नहीं है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल था उसमें बेसिकली, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो नहीं पढ़ना इस साल। इस साल नहीं, मतलब सीबीएसई ने उसको कंप्लीटली अपने सिस्टम से उसको हटा दिया पूरा। नया बुक रिलीज कर दिया, जिसके पास बुक होगा उसमें 7.3 है भी नहीं। अब तो कोई दिक्कत नहीं चैप्टर में। चलिए, तो मेरे तरफ से चैप्टर कंप्लीट समझा जाए तो अब आपके पास पूरा आज़ादी है। आपके पास जौन सा बुक है उस बुक से आप अपने सवालों को बनाइए। जहाँ पर डाउट होगा आप लोग क्लास में आके पूछिएगा, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।